बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS201 का लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच नहीं किया तो उनको भी वॉच कीजिए ताकि आपको प्रीवियस तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड किया गया है। डेव C++ को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और प्रॉपर उसकी सेटिंग करने का जो वीडियो का लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हमारी पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 बेस्ट अर्निंग वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट पर ज्वाइन कर 25 रुपया गेम में पार्टिसिपेट कर 2500 रुपया जो है वो विन कर सकते हैं। दोस्तों हम हर 15 दिन बाद जो है वो 2 विनर अनाउंस करते हैं। जितने भी पार्टिसिपेट लोग करते हैं उनमें से 2 विनर अनाउंस करते हैं और दोनों विनर्स को 2500 जो है वो सेंड किया जाता है। यानी टोटल 5000 रुपया हम जो है वो सेंड करते हैं 2 विनर्स को। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ कितने रुपए में? सिर्फ 2500 रुपये के अंदर। यानी आप सिर्फ 2500 रुपये दोगे और मज़े की बात यह है दोस्तों उस 2500 रुपये में से भी हम 15 रुपये आपको वापस कर देंगे उसी वक्त ऑन द स्पॉट। अगर आप अपना कूपन कोड लगाते हो या जिस बंदे का आप कूपन कोड लगाओगे उस बंदे को हम 2500 रुपये में से 15 रुपये वापस रिटर्न कर देंगे। सिर्फ 10 रुपये आपके जो है वो गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे और आपको 15 दिन बाद जो है वो 2500 रुपये विन करने का जो है वो मौका मिल सकता है। तो दोस्तों फटाफट से पार्टनर बन जाएँ, पार्टिसिपेट कर लें गेम में और हमारी वेबसाइट के साथ इंजॉय करें। चलिए आज के लेक्चर नंबर 8 को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों लेक्चर नंबर 8 के अंदर पहली जो चीज़ आ रही है वो है जी स्विच स्टेटमेंट। अब ये स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? दोस्तों स्विच स्टेटमेंट कंडीशन के तौर पर यूज़ की जाती है। जैसे आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो इफ़ स्टेटमेंट देखी थी। यानी जब हमने अगर किसी चीज़ के ऊपर कंडीशन लगानी होती है तो हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मान लें कि मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल से करवाता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मान लें कि आपको कहा जाता है कि आपने ना स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो गेट करने हैं स्टूडेंट से और बताना है कि उसका ग्रेड क्या होगा, उसका ग्रेड क्या होगा। तो सिंपली उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे? आप कहोगे इंट और आपने कहा जी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो लेने के लिए आपने सिंपली मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया और मार्क्स स्टूडेंट से लेने आपने। सो उसके लिए आपने पहले स्टूडेंट को एक मैसेज दिया, आपने कहा \n, आपने कहा एंटर मार्क्स, ठीक है। और मान लो कि आपने यहाँ पे क्या दिया Cin और आपने कहा जी Cin और Cin के अंदर आपने क्या दिया मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है उसमें मार्क्स ले लो। उसके बाद दोस्तों आपने मार्क्स टेस्ट करने के लिए आपने लिखा इफ़ और इफ़ के बाद आपने सिंपली क्या लिख दिया? आपने कहा जो मेरे मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर और इक्वल हैं 85 के देन जो इस बंदे का ग्रेड है ना वो इस बॉडी के अंदर आके आपने लिख दिया इस बंदे का जो ग्रेड है वो A+ ग्रेड है, A+ ग्रेड है, A+ ग्रेड, ठीक है। आपने ऐसे लिख दिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन लगाने के लिए दोस्तों अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो इफ़ के अंदर तो पहले हम लगाते हैं इफ़ और उसके बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन लगाने के लिए हम लिखते हैं एल्स और आगे इफ़, ठीक है। तो ये तब करते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। सो एल्स इफ़ के अंदर आपने दोबारा अगेन से यहाँ पे कंडीशन लगानी है। तो आपने कहा जो मेरे मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर और इक्वल होते हैं 75 के तो देन आपने कहा जो मेरा ग्रेड है वो क्या हो जाएगा? A ग्रेड हो जाएगा। तो आपने इसी को डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया योर ग्रेड इज़ A, ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों अगर आपने एक और कंडीशन लगानी है तो इसी को डुप्लीकेट करो और इसी को पेस्ट कर दो और यहाँ पे आपने कह दिया अगर मेरे जो मार्क्स हैं वो अगर वो 65 से ग्रेटर और इक्वल होते हैं 65 से ग्रेटर और इक्वल होते हैं तो मेरा जो ग्रेड होगा वो B+ ग्रेड होगा। तो इस तरह दोस्तों आप जितनी मर्जी जो है वो मल्टीपल कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। एट द एंड यानी लास्ट पे जाके अगर आपकी जो लास्ट कंडीशन बचती है उसके साथ हम कोई कंडीशन नहीं लगाते, उसके साथ जस्ट हम एल्स लिख देते हैं। आपको पता ना जो एल्स पार्ट होता है अगर दोस्तों ऊपर आपका और ये जो एल्स इफ होता है इसमें जो है कोई एक कंडीशन एक टाइम में ट्रू होती है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है? चेकिंग फर्स्ट से। दोस्तों अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी देन वो चल जाएगी तो बाकी जो रिमेनिंग पे जो बच रही होती है ना कंडीशन वो सारी स्किप हो जाती हैं, ठीक है। दोस्तों मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन के अंदर आपकी कंडीशन जो है वो तब तक सिर्फ चेक होती है जब तक उसे ट्रू स्टेटमेंट नहीं मिल जाती। यानी उसने सिर्फ ट्रू कंडीशन चेक करने देखनी होती है, ढूंढनी होती है। तो कंपाइलर जो है पहले आपकी कंडीशन चेक करता है, अगर वो ट्रू हो जाए तो देन ठीक है, वेल बाकी सारी कंडीशन स्किप हो जाती हैं। लेकिन अगर उससे फर्स्ट करें उसने पहली कंडीशन चेक की वो फॉल्स होगी, उसके बाद फिर अगली कंडीशन चेक की वो भी फॉल्स होगी, उसके बाद ये कंडीशन चेक की मान लें ये ट्रू होगी तो जैसे ये ट्रू होगी तो इसके बाद जो बाकी रिमेनिंग में जो कंडीशन बचेंगी वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों जो अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट ना हो तो फिर लास्ट पे जो आपकी एल्स स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। सो यहाँ पे आपने लिख दिया B ग्रेड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हो, आप अपनी मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन को इस तरह से लगा सकते हो। अब दोस्तों बात ये आती है कि
हमें जो है अगर एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है, यानी 2 3 4 5 10 15 20 25, तो इस तरह हमें इफ़ फिर एल्स इफ करना पड़ता है इतनी दफ़ा। तो क्या कोई ऐसा तरीका, इससे कोई आसान तरीका नहीं है कि हम जो है वो मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए कोई इससे आसान हमारे पास कोई कोडिंग स्ट्रक्चर हो? तो यस दोस्तों, इसका सोल्यूशन है स्विच स्टेटमेंट। तो आज हमने पहला स्टेटमेंट यही करनी थी, स्विच स्टेटमेंट। तो दोस्तों स्विच स्टेटमेंट मैंने आपको एग्जांपल से करवा दिया। स्विच स्टेटमेंट तब यूज़ होती है जब आपके पास मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस होती हैं। तो जब आपने मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन यूज़ करनी हो, देन आप क्या करते हो, आप जनाब स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो। तो पहली चीज़ ये हो गई, स्विच स्टेटमेंट दोस्तों तब यूज़ होती है जब आपके पास जो कंडीशन है वो 2 से ज़्यादा हो, यानी 3 4 5 10 15 20 25 हों। ठीक है। दूसरी जो दोस्तों रिक्वायरमेंट है, दूसरी जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है, स्विच स्टेटमेंट तब लगती है जब आपने सिर्फ इक्वालिटी वाली चीज़ें चेक करनी हो। यानी स्विच स्टेटमेंट ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह की चीज़ें चेक, इस तरह की कंडीशन चेक नहीं करता। स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक जो है वो खामी है, वो ये है कि ये सिर्फ इक्वालिटी वाली चीज़ें चेक करता है। यानी आपने सिर्फ ये चेक करना होना कि ये चीज़ इस चीज़ से इक्वल है कि नहीं है, तो दोस्तों उसके लिए सिर्फ स्विच स्टेटमेंट लगती है। ठीक है। अगर आपने लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वाली चीज़ें चेक करनी है, तो फिर आप मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन का ही इस्तेमाल करेंगे। सो समझ आ गई। तो स्विच के लिए 2 चीज़ें होती हैं। पहली, अगर आपके पास कंडीशन एक से ज़्यादा है, मल्टीपल कंडीशन है, फिर आप स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो, बेटर है। सेकंड, अगर आपने सिर्फ इक्वालिटी वाली चीज़ें चेक करनी है, देन आप स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो तो बेटर है। अगर आपने इक्वालिटी के अलावा कोई और अदर कंडीशन चेक करनी है तो फिर स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं होती। अब मान लें यहाँ पे मैंने जो है आपको एक छोटे से प्रोग्राम के जरिए स्विच स्टेटमेंट को करके दिखाता हूँ, स्विच स्टेटमेंट यूज़ कैसे की जाती है। मान लें आपने यहाँ पे यूज़र से एक वैल्यू ली, नंबर, कोई भी नंबर टेक किया, तो उसके लिए आपने एक वेरिएबल बना लिया नंबर नाम का। ठीक है। और चले पहले मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको नंबर को। तो आपने कहा नंबर इक्वल टू 5। सो आपने एक वेरिएबल लिया नंबर नाम का और नंबर के अंदर आपने रख दिया 5। अब दोस्तों हमें तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि नंबर वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। लेकिन मान लो कि स्क्रीन के ऊपर आपने टेस्ट करना है कि नंबर वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। सो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए दोस्तों हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे। ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट कैसे लगती है, उसके लिए आप लिखते हो SWITCH स्विच और आगे लगाते हो राउंड ब्रेसेस। और उसके बाद दोस्तों इन राउंड ब्रेसेस के अंदर जस्ट आपने उस वेरिएबल का नाम पास करना होता है जिसको आपने टेस्ट करना है। तो मैंने नंबर वाले वेरिएबल को टेस्ट करना है, तो मैंने नंबर लिख दिया और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट की बॉडी। सो देखें कितना ईजी है। तो ये थी स्विच स्टेटमेंट जिसके अंदर कितना देखें ईजी है, हमें इफ एल्स वो मल्टीपल चीज़ें नहीं लगानी पड़ती। अब स्विच स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों क्या होते हैं, हमारे केसेस होते हैं। अब कितने केसेस होते हैं, जितनी दोस्तों आपके पास कंडीशन होती हैं। मान लो आप चाहते हो कि मैंने ना जो है वो 1 से लेकर और 5 तक कंडीशन जो है वो चेक करनी है कि अगर नंबर, ये जो नंबर वेरिएबल है, अगर इसके अंदर जो वैल्यू है अगर वो 1 है तो फिर क्या हो, अगर 2 है तो फिर क्या हो, 3 है तो फिर क्या हो, 4 है तो फिर क्या हो, एंड 5 है फिर क्या हो। तो आपके पास कितने पॉसिबल कंडीशन है, 5। तो दोस्तों जितनी पॉसिबल आपको कंडीशन लगानी होती है उतने ही आप सिर्फ केस बनाते हो। तो आप केस कैसे बनाते हो, सिंपल आप केस लिखते हो केस, और केस के आगे आप अपनी वो पॉसिबल वैल्यू लिखते हो कि जो आप चाह रहे हो कि अगर ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट हो जाती है, यानी अगर नंबर वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू आ जाती है तो देन ये केस चल जाए। यानी आप चाहते हो कि अगर नंबर वेरिएबल के अंदर 1 आए ना तो केस 1 चल जाए। तो दोस्तों केस के आगे वही सेम वैल्यू लिखते हैं जो आप चाह रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर केस 1 हो तो फिर ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाए, केस 1। तो केस के आगे दोस्तों वैल्यू लिखने के बाद हम ये लगाते हैं कॉलन, सेमी कॉलन नहीं आता। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपने कोड लिखना है, यानी अगर ये केस 1 एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसके अंदर आपने क्या कोडिंग डिस्प्ले करनी है वो आप यहाँ पे लिखोगे। वो आपकी एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है। सो आपने यहाँ पे लिख दिया \n और आपने लिख दिया नंबर इज 1। ठीक है, नंबर इज़ 1 आपने ये लिख दिया। उसके बाद दोस्तों देन आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिख दिया केस 2 और क्योंकि आपने जितने दोस्तों आपके पॉसिबल केसेस होते हैं ना, यानी जितने आपने माइंड में सोचे हुए थे कि यहाँ से मैंने, और जो दोस्तों आपका पहला केस होता है वो आप स्टार्ट पे लिखते हो। उसके बाद आप इस तरह से जो है एंड तक जो है वो सीक्वेंस से चलते जाओगे जितने आपने पॉसिबल केस बनाने हैं। तो आपका पहला पॉसिबल केस क्या था, 1 से लेके 5 तक। तो मैंने 5 केसेस बनाने हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। तो यहाँ पे इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया जनाब, यहाँ पे के नंबर इज़ 2। इसी तरह दोस्तों आपने नेक्स्ट केस बनाने के लिए इसी चीज़ को कॉपी कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली आपने पेस्ट कर दिया एंड पेस्ट कर दिया एंड पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे कितने केसेस हो गए, 1 2 3, ये केस नंबर 3, ये केस नंबर 4, ये केस नंबर 5। सो मेरे पास ये हो गए 5 केसेस। अब यहाँ पे भी आप नंबर चेंज कर लो, केस 3 एंड नंबर इज़ 4 एंड नंबर इज़ 5।
समझ आ गई। चलें बढ़िया हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो जितने भी हमने पॉसिबल केसेस बनाने होते हैं, जब हम वो सारे बन जाते हैं, उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक लास्ट में केस होता है डिफ़ॉल्ट केस। कौन सा केस होता है? डिफ़ॉल्ट केस। ये डिफ़ॉल्ट केस क्या करता है? ये डिफ़ॉल्ट केस दोस्तों तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका ऊपर वाला जो जितने भी केसेस हैं, अगर उनमें से कोई भी केस एग्जीक्यूट ना हो तो डिफ़ॉल्ट केस चल जाता है। यानी लाइक ऐसे कि मान लें कि आपने जो केसेस बनाए थे 1 से लेकर 5 तक, मान लें कि आपने उसमें से कोई भी वैल्यू नहीं दी, यानी नंबर वेरिएबल के अंदर मान लें 1 से लेकर 5 तक कोई भी डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो 5 से कोई बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करती है या 1 से कोई छोटी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी मीन कि इनवैलिड वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जो कि इन केसेस के अंदर किसी भी केस के साथ मैच नहीं कर रही। दोस्तों ये जो आपके पास नंबर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इस केस की वैल्यू के साथ मैच करनी चाहिए, तो फिर ही केस एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जिस केस की इस वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट मैच करेगी वैल्यू आपकी इस नंबर वेरिएबल की, तो वो वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अगर दोस्तों इन किसी भी केस के साथ अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू मैच नहीं करेगी तो देन उसके बाद डिफ़ॉल्ट केस चल जाता है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट केस के अंदर आपने सिंपली लिख दिया, आपने लिखा इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, आपने सिंपली ये लिख दिया। समझ आ गई? ओके जी। अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। ये कंपाइल किया मैंने और ये देखें आपको नजर आ रहा है नंबर इज़ 5 एंड इनवैलिड ऑप्शन। हालांकि दोस्तों हमारा जो केस 5 है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि नंबर के अंदर क्या था? 5 था। तो उसने टेस्ट किया स्विच स्टेटमेंट ने कि क्या नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो 1 के इक्वल है, यानी केस 1 के साथ मैच कर रही है? नहीं। केस 2 के साथ मैच कर रही है? नहीं। केस 3 के साथ? नहीं। केस 4 के साथ? नहीं। केस 5 के साथ? यस। तो केस 5 के साथ जैसे ही मैच की तो केस 5 एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन फिर ये डिफ़ॉल्ट केस क्यों एग्जीक्यूट हुआ है? क्योंकि दोस्तों सुन ले, आप ज़रा गौर से बात सुने। आप ये जो केसेस बनाते हो, इन केसेस के अंदर ये जो आप कोडिंग करते हो जिसको आपने एग्जीक्यूट करना होता है, यानी जो आप चाहते हो जब ये केस एग्जीक्यूट हो तो इस केस के नीचे कौन सा कोड जो है वो रन हो, तो उस केस के दोस्तों एंड होने के बाद जब आपका नया केस कोई स्टार्ट होता है, यानी जब आपका प्रीवियस केस एंड हो जाता है और नया केस स्टार्ट हो जाता है, दोस्तों नया केस स्टार्ट करने से पहले आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगानी होती है। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगाते हैं हम? दोस्तों ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये बताती है कि यहाँ पे जो आपका ये केस है ना ये एंड हो गया, ये एंड हो गया। और दोस्तों ये जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है ना, जैसे ही कंपाइलर इस ब्रेक स्टेटमेंट को रीड करता ना, तो आप जिस बॉडी के अंदर खड़े हो, यानी ये जिस बॉडी में आप खड़े हो, इस बॉडी से कंपाइलर जो है वो बाहर आ जाता है। क्या करता है? इस बॉडी से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों जब भी आपने ये स्विच स्टेटमेंट लगानी होती है तो हर केस के बाद जो है, यानी हर केस के एंड होने के बाद आपने ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये लगानी होती है। अगर आप ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाओगे दोस्तों, जो कंपाइलर होता है ना, ये आपका जो करंट केस होता है ना उससे आगे वाला केस भी जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है, अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाई हो। लेकिन अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई हो तो उससे कंपाइलर को समझ आ जाती है कि यहाँ पे ये केस जो है वो एंड हो गया और वो फिर वो करंट बॉडी से बाहर आ जाता है। तो अब आपने यहाँ पे जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट लगा लेनी है इनके साथ भी, हर केस के एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट। अभी इन केसेस के अंदर मैंने अभी एक लाइन लिखी है, आप हर केस के अंदर एक से ज़्यादा लाइन्स भी लिख सकते हैं जितनी आप चाह रहे हैं, जितनी आपकी विश है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। आप देखना ये बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ मान लें मैंने ये जो नंबर वेरिएबल है इसके अंदर मैंने 2 सेव कर दिया। अब कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा? ये केस नंबर 2। ठीक है, तो अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेगा था नंबर इज़ 2। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। अब दोस्तों मान लें कि आपके पास जो है ना एक नंबर वेरिएबल है और इसके अंदर आप वैल्यू जो है वो यूज़र से टेक करना चाहते हो, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मान लें आपने यहाँ पर लिख दिया एंटर योर नंबर, और आगे आपने ये भी बता दिया कि नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक होना चाहिए, यानी रेंज भी बतानी पड़ती है ना कि इतनी रेंज के अंदर कोई नंबर सेलेक्ट करो। तो सो आपने कह दिया 101 to 105, मान लिया आपने ये कह दिया। ठीक है कि 101 से लेकर 105 तक कोई भी एक नंबर जो है वो चॉइस करो। सो यूज़र जो भी नंबर चॉइस करेगा वो हम इस नंबर नाम के वेरिएबल में रख लेंगे। अब दोस्तों आप क्या चॉइस कर रही हो, आपके पास पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? 101 से लेकर 105 तक। सो जो आपके केस बनेंगे दोस्तों वो भी उसी तरह के बनेंगे जिस तरह की आप वैल्यू यूज़र से टेक कर रहे हो। सो आप पहली वैल्यू कौन सी टेक कर रहे हो? 101। सो आप यहाँ पे पहला केस बनाओगे 101, फिर उसके बाद 102, फिर उसके बाद यहाँ पे बनेगा 103, तो उसके बाद यहाँ पे 104 और उसके बाद नीचे 105, तो यहाँ पे आ जाएगा 105। तो सो दोस्तों जिस तरह की आपने यहाँ पे यूज़र से वैल्यू टेक करनी होती है उसी तरह के पॉसिबल जो है वो केसेस बनते हैं। अब यहाँ पे मान लें मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ और ये देखिए मुझे कह रहा है एंटर योर नंबर 101 से लेकर 105, मैंने कहा 103 एंटर किया और वो देखिए कहता है जी नंबर इज़ 3।
ठीक है जी। तो ये बिल्कुल देखें एग्जैक्ट वर्क कर रहा है दोस्तों। ये होती है स्विच स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा जो है कंडीशन अगर चेक करनी हो तो उसके लिए हम ये स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक केस को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और आपको मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का बता दिया। ये जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है ये क्या करती है, जैसे कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करता है, इसको रीड करता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट के नीचे जितना भी कोड होता है वो स्किप हो जाता है, यानी वो एग्जीक्यूट नहीं होता। और कंपाइलर जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट को रीड करते सार करंट आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है जी। तो अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक आता है जी ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट आता है जी कंटिन्यू स्टेटमेंट। चलें अब ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट को दोबारा चलें किसी और एग्जांपल से मैं आपको कवर करवाता हूँ। मान लें कि आपने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाई, एक लूप के जरिए कवर करवाता हूँ। मान लें आपने यहाँ पे दोस्तों एक फॉर लूप लगाई और आपने लिखा इंट आई इक्वल टू 1 एंड लिखा आई लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड लिखा आई प्लस प्लस, और इस फॉर लूप के अंदर आपने सिंपली लिख दिया मैसेज सी आउट और आपने लिख दिया खिज़र KHIZAR खिज़र। ठीक है, मान लें आपने खिज़र लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद मान लें आपने इसके नीचे एक और मैसेज दे दिया शहाल SHAHAL शहाल। ठीक है, और यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, चलें बढ़िया हो गया। लास्ट में सेमीकोलन। अब जरा गौर से देखिएगा ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है। मैंने इसको जैसे कंपाइल किया तो देखें दोस्तों, फॉर लूप 5 दफ़ा चली और इसने खिज़र शहाल और खिज़र शहाल डिस्प्ले कर दिया। अब दोस्तों ये जो लूप है ये कितनी दफ़ा चली है, 5 दफ़ा चली है। अब मान लें आप चाहते हो कि इस लूप के अंदर ये जो पहली लाइन है ये चले, लेकिन उसके बाद ये दूसरी लाइन ना चले, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली दोस्तों आप चाहते हो कि पहली लाइन चले दूसरी लाइन ना मत चले। दोस्तों जिस कोड को आप एग्जीक्यूट लूप के अंदर नहीं करना चाहते तो उससे पहले आप ब्रेक स्टेटमेंट लगा दो। ठीक है, तो अब क्या होगा दोस्तों, देखिएगा ज़रा। ब्रेक स्टेटमेंट करने से क्या होता है कि जैसे ही कंपाइलर के अंदर आएगा तो पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद नेक्स्ट आएगा ब्रेक। तो ब्रेक से क्या होगा, ब्रेक से कंपाइलर जो आपको पता है ना, ब्रेक स्टेटमेंट के नीचे वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। और उसी के साथ जो दूसरा काम है वो ये भी होता है कि ब्रेक स्टेटमेंट को देखते सार कंपाइलर जो है वो आपकी करंट बॉडी से बाहर आ जाता है। अब दोस्तों लूप चाहे 5 दफ़ा चले, चाहे 10, 15, 20 जितनी दफ़ा मर्जी चले, लेकिन जैसे ब्रेक स्टेटमेंट आएगी तो कंपाइलर लूप से बाहर आ जाएगा। यानी इसका मतलब है जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगी तो उसी वक्त ब्रेक स्टेटमेंट के साथ कंपाइलर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आपकी लूप नहीं चलेगी। यानी ये सिर्फ ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो किसी भी चीज़ को सिर्फ एक दफ़ा चलाती है। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो आपका कंपाइलर जो है वो उसी वक्त करंट बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये यहाँ पे देखें सिर्फ खिज़र एक दफ़ा डिस्प्ले हुआ है, क्यों, क्योंकि आगे लिखा हुआ था ब्रेक, तो उसके बाद कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस बॉडी से बाहर आ गया। तो दोस्तों ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट, जिसके अंदर अगर आप ये चाह रहे हो कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपका जो कंपाइलर है वो बॉडी से बाहर आ जाए, तो आप उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपके पास एक होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट ये होती है, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये फ़र्क है कि ब्रेक स्टेटमेंट में क्या था कि जैसे ही उसने एग्जीक्यूट होना है तो कंपाइलर ने फ़ौरन से बॉडी से बाहर आ जाना है। लेकिन दोस्तों आप चाहते हो कि नहीं कंपाइलर जो है वो बॉडी से बाहर ना आए, लेकिन जो नीचे वाला कोड है वो सिर्फ एग्जीक्यूट ना हो, बाकी जो ऊपर वाला कोड है वो उतनी दफ़ा ही एग्जीक्यूट हो जितनी दफ़ा लूप ने चलना है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा लोगे। ठीक है दोस्तों, ब्रेक स्टेटमेंट में और कंटिन्यू स्टेटमेंट में फ़र्क आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट में कंपाइलर जो है वो रीड करते सार ब्रेक स्टेटमेंट को बॉडी से बाहर आ जाता है, और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है इसमें कंपाइलर जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, यानी बॉडी से बाहर नहीं आता। लेकिन हाँ, कंटिन्यू स्टेटमेंट से जो नीचे वाली जितना भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, कंटिन्यू स्टेटमेंट से जो ऊपर वाला कोड होता है ना वो सिर्फ एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये मैं कंपाइलर करके आपको दिखाता हूँ। और ये देखें खिज़र जो है वो 5 दफ़ा डिस्प्ले हुआ है, लेकिन इसके नीचे जो शहाल लिखा हुआ था वो डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट से नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, सिर्फ ऊपर वाला अपर कोड एग्जीक्यूट होता है। चलें, ये थी ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट इन्होंने स्टेटमेंट कही हुई है जी, गो टू स्टेटमेंट। अब गो टू स्टेटमेंट क्या होती है दोस्तों, गो टू स्टेटमेंट ये होती है, मान लें आपके पास एक कोड है, आपने यहाँ पे लिखा सी आउट और यहाँ पे आपने लिखा जी खिज़र और आगे आपने लिखा शहाल। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप चाहते हो कि उसके बाद क्या हो कि आपका जो कंपाइलर है ना, मान लें कि आपने ये लाइन चलें यहाँ तक, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मान लें कंपाइल किया आपने और ये देखें ये कोड एक दफ़ा चला और उसके बाद जैसे ही आपने एंटर हिट किया तो ये कोड बंद हो गया। दोस्तों अब मान लें आप चाहते हो ये कोड जो है ना वो जैसे ही एक दफ़ा कंप्लीट हो, यानी ये लाइन एक दफ़ा कंप्लीट होने के बाद जैसे कंपाइलर आगे नेक्स्ट जाए कंपाइलर, तो कोड बंद ना हो बल्कि अगेन वापस प्रीवियस लाइन पे वापस चला जाए। दोस्तों अगर आपने अपने कोड के अंदर करंट जिस लाइन पे आप खड़े हैं उस लाइन से वापस प्रीवियस किसी लाइन पे जाना हो तो दोस्तों उसके लिए हम गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों जिस लाइन पे आपने वापस जाना होता है ना उस लाइन पे आपने कोई भी एक रैंडमली नाम लिख देना।
ठीक है। मान लें मैंने पी लिख दिया, और दोस्तों जो भी आपने नाम लिखना है उस नाम के आगे आपने इस तरह कॉलन लगा देना, तो इसको हम कहते हैं लेबल। क्या कहते हैं? लेबल। तो दोस्तों उस लाइन पे लेबल लगाते हैं जिस लाइन पे, जिस प्रीवियस लाइन पे आपने वापस जाना, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद दोस्तों जिस करंट लाइन से आपने वापस जाना ना, उस करंट लाइन पे आपने लिखना है गो टू, और गो टू के आगे आपने उस लेबल का नाम बताना। तो मेरी लेबल का नाम है पी और लास्ट पे सेमीकोलन। चलें जी, अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, करने के बाद नेक्स्ट आ गया गो टू पी, तो कंपाइलर गो टू पी के साथ क्या करेगा, वापस पीछे इस लेबल पी पे वापस आ जाएगा। तो अब मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ, और ये देखें दोस्तों ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्यों चलता जा रहा है? क्योंकि आपने गो टू लगाया हुआ है। गो टू क्या करता है, ये आपके कोड को, आपके कंपाइलर को जिस आपने प्रीवियस लाइन का लेबल यहाँ पे दिया होता है ना, उस करंट लेबल पे वापस चला जाता है। तो ये फायदा होता है गो टू का, कि जिसके साथ हम अपने कोड को रिपीट कर सकते हैं, प्रीवियस किसी लाइन पे हम वापस जो है वो मूव कर सकते हैं। चलें जी, बढ़िया हो गया। उसके बाद आ जाता है जी गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस और रूल्स क्या हैं इनको देख लेते हैं। उसके लिए हम पेज नंबर 74 पे जाते हैं, और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस और रूल्स लिखे हुए हैं, उन रूल्स को देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या जी, कहता है स्टार्ट विद द सिंपल फ्लो चार्ट, दिस मीन्स दैट ड्रा अ स्टार्ट सिंबल। यानी वो कह रहा है कि जनाब जब भी आप अपना कोड स्टार्ट करें तो अपने कोड की पहले एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना लें। फ्लो चार्ट डायग्राम क्या होती है, जिसके अंदर सिंबल्स के जरिए हम बताते हैं कि हमारे कोड में हमारा कोड किस तरह से वर्क करेगा। तो कहता है अच्छी बात यह है कि जब भी आप कोड करो तो पहले उसका एक सिंपल जो है फ्लो चार्ट क्रिएट कर लो। नेक्स्ट रूल नंबर 2 कहता है ये है एनी रेक्टेंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 रेक्टेंगल्स। कहता है जो आपकी रेक्टेंगल होती है, यानी रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल जिसके अंदर दोस्तों हम जो इनपुट लेते हैं या आउटपुट दिखाते हैं या जो अदर प्रोसेस करते हैं, वो उसको हम शो करने के लिए रेक्टेंगल शेप का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों वो कहता है जो आपकी एक रेक्टेंगल है उसको कहता है आप 2 रेक्टेंगल में जो है वो कन्वर्ट करो, यानी उसे डिवाइड करो 2 रेक्टेंगल्स में। ऐसा कहता है क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है, कहता है इससे क्या होगा, इससे जब देखें मान लें आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप अगर उस बड़ी प्रॉब्लम को एक ही दफ़ा सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, बजाय इसके कि आप क्या करो, आप उस बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लो 2 छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। तो अब क्या होगा, पहले आप एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, देन दूसरी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, तो इस तरह क्या होगा आपके लिए काम ईजी हो जाएगा। तो यही वो कह रहा है, रूल नंबर 2 ये है कि अपनी एक बड़ी रेक्टेंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, 2 रेक्टेंगल में डिवाइड करो, ताकि आपका काम जो है वो ईजी हो जाए। उसके बाद कहता है रूल नंबर 3 ये है, कहता है एनी रेक्टेंगल कैन बी रिप्लेस्ड विद द स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्टिंग कंस्ट्रक्ट। कहता है जो आपकी रेक्टेंगल है ना, कहता है उसको रिप्लेस करो अपने स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्टिंग के साथ, यानी उसके अंदर जो डिफरेंट इनपुट आप ले रहे हो, यानी जो डिसीजन मेकिंग लूप्स लगी हुई हैं, मल्टी वे डिसीजंस हैं, यानी जो आपने अदर जो शेप्स लगानी है वहाँ पे जो अदर जो आपने सिंबल्स यूज़ करने कहता है वो अपनी रेक्टेंगल की जगह पे रिप्लेस करो। यानी अगर आपने सब जगह रेक्टेंगल यूज़ की हुई है सिंपल, पहले जो आपने स्टेप रूल 1 अप्लाई किया था, तो कहता है उसके बाद अब क्या करो, उसके बाद अब उससे थोड़ा अच्छे तरीके से वेल डिफाइन तरीके से मैनेज करो, यानी उन तमाम रेक्टेंगल्स को उनकी ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट करो। यानी जो डिसीजन स्टेटमेंट है उसकी जगह पे डिसीजन सिंबल यूज़ करो, जो लूपिंग स्ट्रक्चर है उसकी जगह पे उसका सिंबल यूज़ करो। तो कहता है इस तरह से उसको एक वेल डिफाइन तरीके से अरेंज करो। उसके बाद कहता है रूल नंबर 4, दिस रूल स्टेट्स दैट रूल नंबर 2 एंड 3। कहता है जो रूल नंबर 4 ये है, कहता है जो आपने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 में किया ना, कि पहले अपनी मेन रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके बाद उन पार्ट्स को आपने उनकी ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट किया। तो कहता है ये बार बार इस चीज़ को रिपीट करो अनटिल एंडिंग द प्रोग्राम, यानी कहता है इस चीज़ को बार बार तब तक रिपीट करते रहो जब तक तुम अपने पूरे प्रोग्राम का फ्लो चार्ट क्रिएट नहीं कर लेते। समझ आएगी? ओके जी, तो ये था दोस्तों आज के हमारा लेक्चर। चलें उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ टिप्स, उनको देख लेते हैं। टिप्स को देखने से पहले कुछ जो टिप्स हैं उनको, ये जो टिप्स लिखी हुई हैं टिप्स को देखते हैं, लेकिन टिप्स को देखने से पहले एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको देता हूँ। वो ये है कि आपने करना ये है दोस्तों कि आपने ना यूज़र से उसकी सैलरी पूछनी है, ठीक है, यूज़र से क्या पूछनी है, उसकी सैलरी पूछनी है। और सैलरी की दोस्तों 5 कैटेगरीज होनी चाहिए, सैलरी 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000, ठीक है। तो ये 5 तरह की सैलरीज हो सकती हैं। अगर दोस्तों जो यूज़र है उसकी वो अपनी सैलरी 1000 बताता है, तो आपने उसकी करंट सैलरी जो कि 1000 है उसमें 10% जो है वो इंक्रीमेंट कर देना है। अगर उसकी सैलरी 2000 है तो आपने उसके 20% इंक्रीमेंट कर देना है। अगर उसकी सैलरी 3000 है तो उसमें आपने 30% इंक्रीमेंट कर देना है। तो ये आपने जो है वो स्विच स्टेटमेंट के जरिए ये प्रोग्राम प्रैक्टिस के तौर पर करना है। अगर हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पर या मेरे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कोड हमने कैसे करना था, ठीक है। चलें जी, बढ़िया हो गया। उसके बाद कुछ टिप्स पढ़ लेते हैं।
तो पहली जो टिप्स है कहता है ट्राई टू यूज़ द स्विच स्टेटमेंट इंस्टेंट ऑफ मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। कहता है जब भी आप कोई कोड करो तो उस कोड के अंदर अगर आप मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करने लगे हो तो कहता है अच्छा तरीका ये है कि आप बजाय इसके कि आप मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करो, कहता है आप जो है उसकी जगह पे स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो। कहता है मिसिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट में केस आ लॉजिकल एरर। कहता है अगर आप अपने स्विच स्टेटमेंट के अंदर यानी जो आपने स्विच स्ट्रक्चर यूज़ किया, कहता है अगर उस स्विच स्ट्रक्चर के अंदर आप हर केस के एंड पे अगर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका लॉजिकल एरर आएगा। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसके नीचे जो नेक्स्ट केस होगा वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है जी ऑलवेज प्रोवाइड अ डिफॉल्ट केस इन स्विच स्टेटमेंट। कहता है जब भी आप स्विच स्टेटमेंट बनाओ तो उसके अंदर लास्ट पे डिफॉल्ट केस जरूर बनाओ ताकि अगर आपका कोई भी केस एग्जीक्यूट ना हो तो उसमें से जो डिफॉल्ट केस है वो एग्जीक्यूट हो जाए। नेक्स्ट कहता है नेवर यूज गो टू स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम। कहता है कभी भी अपने प्रोग्राम के अंदर गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल मत करो। कहता है मिनिमाइज द यूज़ ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। कहता है हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर ये कोशिश करो कि कम से कम आप ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का कम से कम जो है वो इस्तेमाल करो। यही दोस्तों आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।